हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा चौथा एपिसोड है कैंसर एंड हेल्दी लिविंग सीरीज का, जिसका टाइटल है अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन इंडियन वुमेन। सो आज के इस एपिसोड में हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे। ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स होंगे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जनरली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक तो होगा अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स और दूसरा होगा रिस्क फैक्टर्स विच कैन बी कंट्रोल। सो ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम सिर्फ उन रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी। तो हमारे देशों में भी महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर वन कैंसर बन चुका है और इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु भी हमारे देश में हो रही है। तो डेफिनेटली ये आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये एपिसोड आप आखिर तक देखिए। तो चलिए, हम अगर शॉर्टली रिवाइज करें, पिछले एपिसोड में हमने देखा था ग्लोबोकैन के 2020 के कुछ डेटा हमने देखा था। उसमें हमने देखा था कि वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर किस तरह से फैल रहा है या फिर किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं। तो ये पिंक कलर आपको दिख रहा है वो ब्रेस्ट कैंसर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी कंट्रीज में ब्रेस्ट कैंसर के नए केसेस मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हमें मिल रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी आपको यहाँ पे पिंक कलर में दिख रहा है। इसका मतलब इंडिया में भी महिलाओं की अगर बात करें तो नंबर वन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर बन चुका है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में और भारत में भी महिलाओं के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नए कैंसर के केसेस हमें ब्रेस्ट कैंसर में मिल रहे हैं। और उसी तरह से सबसे ज्यादा अगर डेथ पूरे वर्ल्ड में अगर महिलाओं के कैंसर के बारे में अगर हो रही है तो वो ब्रेस्ट कैंसर में ही हो रही है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमें अवेयर रहना, सतर्क रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज का ये एपिसोड है। तो इसमें हम देखेंगे अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के एग्जैक्ट कॉजेस आज भी हमें पता नहीं है। इसमें काफी सारा रिसर्च हो रहा है, बट यस, बहुत सारे रिसर्च के बाद हमें कुछ रिस्क फैक्टर्स पता चले हैं। उसी रिस्क फैक्टर्स को हम अलग अलग क्लासेस में डाल सकते हैं और इसमें से हम अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली भी आपको ब्रेस्ट कैंसर दे सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर्स आपके जीन्स से कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके बॉडी के कनेक्टेड हो सकते हैं, आपके लाइफस्टाइल के रिलेटेड हो सकते हैं, आपके लाइफ के चॉइसेस मतलब आपके लाइफ जीने का तरीका है उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। उसी तरह से वो एनवायरमेंटल रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स एंड कंट्रोलेबल और अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स। तो आज का ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर के लिए डेडिकेटेड है। तो हम इसी एपिसोड में ये रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर वो है बीइंग ए वुमन, मतलब महिला होना या फिर एज ए महिला बर्थ लेना। यही बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है, क्योंकि कंपेयर टू मेल फीमेल्स को ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है या फिर मेन के कंपैरिजन में वुमेन ज्यादा ससेप्टेबल है ब्रेस्ट कैंसर को। यस, कुछ लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी या फिर ये बात अजीब लग सकती है, बट यस, ब्रेस्ट टिश्यू पुरुषों में भी होता है तो मेन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बट मेन मेन के कंपैरिजन में वुमेन में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। इसलिए महिला होना या फिर लेडी होना, फीमेल होना इटसेल्फ ही ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या स्टेटस है आज के डेट पे इंडिया में। अगर इंडिया में हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं। तो लगभग 28 वुमन में से एक महिला को, 28 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर उसके लाइफ स्पैन में होने की संभावना इंडिया में है। तो ये बहुत बड़ा नंबर बन चुका है। अगर हम शहरों में रहने वाली महिलाओं की बात करें तो लगभग 22 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है जो शहरों में रह रही है। अगर हम ग्रामीण इलाके की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, तो उसमें से लगभग 60 महिलाओं में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। और इसका एज क्या है? इसका एज भी काफी बड़ी एज रेंज है। 30 से कम साल में भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है और 30 से लगभग 64 या 65 तक भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमारे यहाँ पे मिलते हैं। तो डेफिनेटली जैसे एज बढ़ते जाता है उसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं।
तो 30 के पहले भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हमारे इंडिया में पाए जा रहे हैं। हर चौथे मिनट में हमारे यहाँ पे इंडिया में नई ब्रेस्ट कैंसर के केस डायग्नोस हो रही है। एक महिला को हर चौथे मिनट में हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो रहा है। हर 13 मिनट के बाद हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ा अलार्मिंग नंबर है। अगर हम कैंसर हुई महिलाओं की बात करें तो लगभग 27% कैंसर हुई महिलाओं में से 27% महिला ये ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। अगर हम 2020 तक की बात करें तो लगभग 18 लाख हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं। डायग्नोस होने की संभावना ग्लोबोकैन ने भी जताई है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें तो अर्ली एज में भी हमारे यहाँ पे काफी सारे नए केसेस हमें ब्रेस्ट कैंसर के मिल रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होने के बाद लगभग 50% से ज्यादा पेशेंट की मृत्यु ये 1 साल के अंदर हो जाती है। तो ये भी कुछ अच्छे नंबर्स नहीं है। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि महिला होना इटसेल्फ ही बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर बन चुका है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। चलिए दूसरा रिस्क फैक्टर देखते हैं, एज, दैट इज एजिंग, गेटिंग ओल्डर। तो जैसे ही आपका एज बढ़ता है, महिलाओं का एज बढ़ता है, आपकी ससेप्टेबिलिटी ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये नेचुरल फैक्टर है, ये भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए ये अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स में दूसरे नंबर पे आता है। जनरली 40 के बाद ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है, रिस्क ज्यादा रहती है। 50 के बाद वो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाती है। तो 40 के 50 और 50 से 60 के बीच में ज्यादातर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है या फिर ब्रेस्ट कैंसर से वो पीड़ित हो जाती है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें से इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर होता है जो ज्यादा डेंजरस माना जाता है या फिर वो ज्यादा मेटास्टेसिस करता है कंपेयर टू अदर ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर के अगर हम 8 महिलाओं की बात करें जिनको इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, उन 8 महिलाओं में से सिर्फ एक महिला का एज 45 है, मतलब 45 से कम हो सकता है। इसका मतलब सिंपल है, जैसे ही आपका एज बढ़ेगा आप इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते जाओगे। उसी तरह से अगर मैं 3 इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर हुई महिलाओं को अगर कंसीडर करूंगा तो उसमें से 2 का एज ये लगभग 55 या 55 से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब जैसे ही आपका एज बढ़ता है तो आपका इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर या फिर सीरियस ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आपका ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए ये फैक्टर भी अनअवॉइडेबल में दूसरे नंबर पे आता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका एज बढ़ता जाता है आपको ज्यादा सतर्क रहना ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरे फैक्टर की हम बात करें तो वो है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में या फिर फैमिली ट्री में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको उसके लिए ज्यादा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको आपके मदर को या फिर आपके माँ को, आपके बहन को, आपके डॉटर को भी अगर कम एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। डेफिनेटली वो रिस्क फैक्टर डिपेंड करेगा कि आपके फैमिली हिस्ट्री में कौन से लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है। अगर यहाँ पे आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपके जो डायरेक्ट रिलेटिव्स है, मतलब आपके पेरेंट्स है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स मतलब आपके बहन भाई हो सकते हैं, या फिर आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं। इनको अगर इनमें से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो डेफिनेटली आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 24% तक बढ़ जाती है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब वही पेरेंट्स, सिबलिंग्स और चाइल्ड, आपके बच्चों में से अगर 2 लोगों को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 36% से बढ़ जाती है। अगर हम सेकंड डिग्री रिलेटिव्स की बात करें जो डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं है, मतलब जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स है आपके, या फिर आपकी आंटी है, अंकल है, नीस है, नेफ्यूज है, इनमें से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो डेफिनेटली आपको भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना 22% तक बढ़ जाती है। अगर हम थर्ड डिग्री रिलेटिव्स की बात करें जो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर कजिन्स है, ग्रेट आंट एंड अंकल है, तो उनके केसेस में भी आपको अगर उनमें से किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो शायद आपका भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आपकी संभावना 16% से बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री ये भी एक अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, या फिर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर हम चौथा अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर की बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो वो है इनहेरिटेड जीन्स, जो आपको कैंसर के रिस्क बढ़ाते हैं।
तो कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो ट्यूमर प्रोटेक्टेड होते हैं या जो ट्यूमर प्रोटेक्टिंग जीन्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि आपको कैंसर से बचाना, जैसे कि BRCA1 BRCA2, ये दो जीन्स बहुत पॉपुलरली नोन है, जिनका काम है, जिनको ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स कहा जाता है, जिनका काम है आपको ट्यूमर से बचाना या फिर आपको कैंसर ना होने देना। उसी तरह से वो आपके जेनेटिक्स जो जीन्स होते हैं उनके स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर ऐसे जीन्स में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, उनके सीक्वेंसेस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको म्यूटेशंस कहा जाता है। तो ऐसे कुछ जो अच्छे जीन्स है जो आपको कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसे जीन्स में अगर म्यूटेशंस है, उनके सीक्वेंसेस में चेंजेस है, और वो म्यूटेशंस आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं या फिर आपके फैमिली ट्री में वो म्यूटेशंस आ चुके हैं, तो आप अपने आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए ससेप्टेबल बन जाते हो। क्योंकि हमें पता है कि हमें जो जीन्स मिलते हैं, जो वो जीन्स हमारे पेरेंट्स से ही मिलते हैं, और हमारे पेरेंट्स को वो जीन्स उनके पेरेंट्स से मिले हैं। तो डेफिनेटली ये जो जीन्स होते हैं, अगर ये अच्छे जीन्स है, जिनमें अगर म्यूटेशंस आए हैं, जिनमें गड़बड़ी है, तो ऐसे गड़बड़ी या डिफेक्टेड जीन्स हमें जनरेशन टू जनरेशन हमें ट्रांसफर किए जाते हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसे जीन्स आपके फैमिली ट्री में है, फैमिली हिस्ट्री में है, तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। जैसे कि अगर आपके फैमिली ट्री में अगर इस तरह के म्यूटेशंस पाए गए हैं आपके पेरेंट्स में या फिर आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स में, तो आपकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क लगभग 10% से ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक रीजन है जो हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर कैटेगरी में आता है। अगला रिस्क फैक्टर है जो अनअवॉइडेबल कैटेगरी में आता है, वो है हाई ब्रेस्ट डेंसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्रेस्ट डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाए? तो ब्रेस्ट में फैटी कंपोनेंट भी होता है और टिश्यूज भी होती है। तो अगर फैट के कंपैरिजन में आपके ब्रेस्ट में कितना ज्यादा टिश्यू है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट डेंसिटी। तो जितना ज्यादा टिश्यू आपके ब्रेस्ट में होगा कंपेयर टू फैट, उतना ज्यादा डेंस आपका ब्रेस्ट होगा। तो ज्यादा डेंसिटी ब्रेस्ट डेंसिटी होना ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर आपके ब्रेस्ट को ज्यादा ब्रेस्ट डेंसिटी है, तो आप ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में आते हो और आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इसको मैमोग्राफी से एनालिसिस किया जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है चार मेजर कैटेगरीज में, जिसको बोलते हैं मोस्टली फैटी, मतलब इसमें बिल्कुल भी ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है। दूसरा होता है स्कैटर डेंसिटी, जिसमें आपको कुछ ब्रेस्ट टिश्यूज मिल जाते हैं जो स्कैटर्ड फॉर्मेट में वहां पे रहते हैं, तो वो भी ज्यादा रिस्की नहीं मानी जाती है। तीसरी कैटेगरी आती है हेट्रोजिनसली डेंस। इसमें आपको ज्यादा टिश्यूज ब्रेस्ट टिश्यूज मिलते हैं जो आपको अलग अलग जगह पे ब्रेस्ट में आपको मिल जाते हैं, उसमें आपकी ब्रेस्ट डेंसिटी ज्यादा आती है। और चौथी कैटेगरी आती है एक्सट्रीमली डेंस, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में फाइब्रस टिश्यू आपके ब्रेस्ट में मिल जाते हैं। बट ये आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप मैमोग्राफी नहीं करोगे। ये आपको टच से या फिर आपको फील करके ये चीजें पता नहीं चलती है। तो इसीलिए बहुत बार आपको एज ए प्रिवेंटिव मेजर आपको मैमोग्राफिक बेसिक मैमोग्राफिक एनालिसिस करना जरूरी है। डॉक्टर की सलाह से आप ये कर सकते हो, ताकि आप जान पाओ कि आपके ब्रेस्ट की डेंसिटी क्या है। तो जितना ही ज्यादा डेंस आपके ब्रेस्ट होंगे, उतने ही ज्यादा ही चांसेस आपके ब्रेस्ट कैंसर के लिए ससेप्टेबल बनने के हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आप अगर पहले से ही डायग्नोस कर पाते हो, तो इसके ऊपर आप वॉच रख सकते हो। अ, अगला इंपॉर्टेंट अनअवॉइडेबल फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है, जो है वो है अर्ली प्यूबर्टी। इसका मतलब बहुत ही कम एज में आपका लड़कियों में पीरियड्स शुरू हो जाना, जिसको हम मैच्योरिटी भी कहते हैं। तो ये अर्ली प्यूबर्टी ये भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कुछ लड़कियों में ये 12 साल से पहले ही अगर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, तो इसको भी हम अर्ली प्यूबर्टी बोलते हैं, और वो ससेप्टेबल बन जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ये भी एक छोटा सा रिस्क फैक्टर माना जाता है। ये ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता है, छोटा सा माना जाता है, बट यस ये कंट्रीब्यूट करता है आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर केसेस में। तो यस, इसका एक रीजन हो सकता है कि जितने जल्दी आपका पीरियड शुरू होगा, उतना जल्दी ही आपके बॉडी को ज्यादा इस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर होगा। इस्ट्रोजन हार्मोन ये महिलाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यही इस्ट्रोजन हार्मोन आपके ब्रेस्ट या फिर बाकी के सेक्सुअल हार्मोन को स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। उसकी वजह से भी बहुत बार एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हमें मिल जाते हैं, और एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो यही एक रीजन हो सकता है, ज्यादा एक्सपोजर एस्ट्रोजन का होता है ड्यू टू अर्ली प्यूबर्टी। तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है।
उसके साथ साथ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन्स भी आपके बॉडी में ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है जब आपको अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है। इस्ट्रोन एंड एंड्रोस्टेंडायोन का जो रेशो है वो भी आपका ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें इस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है और आप ज्यादा ससेप्टेबल बन जाते हो ड्यू टू द अर्ली प्यूबर्टी। इसलिए अगर जिन लड़कियों की प्यूबर्टी या फिर पीरियड्स 12 साल से पहले आए हैं, ऐसी लड़कियों को आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर अगला रिस्क फैक्टर हम देखें तो वो एग्जैक्टली अपोजिट है। जिस तरह से पीरियड्स जल्दी शुरू होना अच्छा नहीं है, उसी तरह से पीरियड्स बहुत लेट बंद होना वो भी अच्छा नहीं है। जो स्टेज है महिलाओं में जिसमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं उसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो मेनोपॉज का जनरली एज रहता है 40 to 60, या फिर जनरली 50 के बाद, 50 to 55 के एज के दौरान इनका मेनोपॉज, महिलाओं में मेनोपॉज पाया जाता है। तो यस, मेनोपॉज जितना जल्दी होगा नॉर्मल एज में, जो नॉर्मल एज रेंज है वहां पे अगर आपका मेनोपॉज हो जाता है तो वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि जैसे ही मेनोपॉज आपका हो जाता है तो उसमें आपको बॉडी की एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होना शुरू होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू होती है, और उससे आप जो एस्ट्रोजन से वो जो रिस्क फैक्टर था आपका, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना थी, वो अपने आप कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेनोपॉज के बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। मेनोपॉज के बाद भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, क्योंकि आपका एज बढ़ रहा है। एज भी एक हमने रिस्क फैक्टर कंसीडर किया है, बट यस, मेनोपॉज अगर आपका सही समय पे हो जाता है तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। जो महिलाओं का नॉर्मल पीरियड पे या फिर नॉर्मल जो एवरेज रेंज है, हमारी जो स्टैंडर्ड रेंज है, उस एज में अगर मेनोपॉज नहीं होता है, उनका डिले हो जाता है, मतलब उनका मेनोपॉज आगे बढ़ता जाता है, उस केस में उनका रिस्क बढ़ जाता है। हर एक साल, मतलब अगर आपका आइडियल एज के बाद अगर हर एक साल अगर आप आगे चले जाते हो, आपका मेनोपॉज आगे चला जाता है, तो लगभग 3% से आपकी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाती है। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क ही नहीं, बाकी के जो कैंसर है जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो सकता है, यूटेरस कैंसर हो सकता है, उसमें भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो यस, लेट मेनोपॉज या फिर मेनोपॉज लेट होना ये भी एक अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर माना जाता है। तो आज हमने देखा कि लगभग 7 ऐसे अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि आपका फीमेल होना या फिर आपका जेंडर है, आपका एज है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एजिंग तो आपका होते ही रहेगा। उसी तरह से आपके जो जीन्स है जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आ चुके हैं, उनमें अगर कुछ गड़बड़ है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटिव्स है, आपकी इथनिसिटी है, इथनिसिटी भी एक छोटा सा अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर माना जाता है, जैसे कि कंपेयर टू एशियन या फिर ब्लैक वुमन, व्हाइट वुमन जो रहती है, जो अमेरिकन या फिर वेस्टर्न कंट्रीज को जो वुमेन है, वो व्हाइट वुमेन है, उनके अगर हम कंपैरिजन में अगर बाकी के वुमेन को कंपेयर करें, जैसे कि एशियन वुमेन है, इंडियन वुमेन है, चाइनीज वुमेन है या फिर ब्लैक वुमेन है, वो थोड़ा कम ससेप्टेबल है। व्हाइट वुमेन को ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होता है कंपेयर टू ब्लैक एंड एशियन वुमेन। तो ये भी इथनिसिटी भी एक फैक्टर है। डेंसिटी ऑफ ब्रेस्ट ये भी एक फैक्टर हमने देखा। अर्ली मेंस्ट्रुएशन और लेट मेनोपॉज, सभी फैक्टर्स को अगर हम इकट्ठा करें तो ये आते हैं अनअवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स कैटेगरी में, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्यों हमें इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है? क्योंकि इन फैक्टर्स के कैटेगरी अगर आप आते हो तो आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क कैटेगरी में आते हो, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को हम ज्यादातर प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं और इसको क्योर करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में जब ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाता है वो मोस्टली लेट स्टेज में डायग्नोस हो जाता है। तो लेट स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करना या फिर क्योर करना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही डायग्नोस हो जाता है उसके 1 साल के बाद ही 50% से ज्यादा पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपको ये फैक्टर्स को नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि आप खुद को चेक करते रहोगे, आप डॉक्टर की सलाह लेते रहोगे, आप खुद के बारे में अवेयर रहोगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की बैटल जो है, जो लड़ाई है, जो आप तभी जीत सकते हो जब आप ब्रेस्ट कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही शुरुआती स्टेज में आप उसको डायग्नोस कर पाओगे। अगर आप बहुत ही शुरुआती या अर्ली स्टेज पे अगर ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करते हो तो डेफिनेटली आपका लाइफ जीने का या फिर आपका जिंदा रहने का, आपके लाइफ बचने का चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो डेफिनेटली इसलिए ये फैक्टर्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने आज के इस एपिसोड में ये फैक्टर्स देखे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इस फैक्टर्स की कैटेगरी आप नहीं आते हो तो आपको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ अदर फैक्टर्स भी है जो इन कैटेगरीज में नहीं आते, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स भी है जिसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पर यस,
यस, आज का ये एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा है तो आज के इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड मैं एंड करता हूँ। अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। आप अगर खुद को अलर्ट रखोगे, सतर्क रखोगे तो डेफिनेटली आप खुद को बचा पाओगे ब्रेस्ट कैंसर से। अर्ली डायग्नोस करके आपकी लाइफ बच जाएगी। तो इसी मैसेज के साथ आज का एपिसोड हम एंड करते हैं। आज का एपिसोड आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी जो भी थॉट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू वेरी मच।